हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए शुरू करते हैं फिर से एसएससी जीडी का। ये पहला क्लास रीजनिंग का होगा और आपको मैंने बता दिया है कि मैथ का एक क्लास जो है शाम को मैथ का मिलेगा 3 बजे और सुबह हमें 10 बजे डेली आपको रीजनिंग का एक क्लास मिलेगा। पूरा सेट बनाएंगे हम लोग और सेट इसलिए बनाना ज़रूरी है भाई कि आपको पता चले कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी के जीडी के एग्जाम में अभी तक। तो सारे प्रीवियस क्वेश्चन ही हैं, प्रैक्टिस करिए इस पर आके। तो सबसे पहला आज का सवाल क्या है, देखिए सवाल है भैया, सवाल है कि किसी, ये रीजनिंग में है, किसी कूट भाषा में रीजन को 6 और इतना को बिलीव्ड को 7 लिखा जाता है तो गवर्नमेंट को कूट भाषा संख्या क्या होगी। ये कभी कभी क्या होता है कि इन सब के अंकों का योग जोड़ के यहाँ दे देता है 6, लेकिन आप जानते हैं R 18 पर होता है, E 5 पर होता है, 1 पर, तो सब जोड़ के 6 नहीं होगा। तो है क्या, तो कोई बात है। तो देखो इसमें देखो ना, 1 2 3 4 5 6, ये 6 गो लेटर है, यहाँ 6 लिख दिया। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो लेटर है इसलिए 7 लिख दिया। तो कहता है कि गवर्नमेंट का कूट क्या होगा, तो यहाँ 3 लेटर और 1 4 5 6 7 8 9 10 गो लेटर है, यानी आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बहुत सिंपल, बहुत आसान। आइए बढ़ते हैं अगला सवाल। देखिए दूसरा सवाल क्या है भैया, दूसरा सवाल ये है, यदि शब्द इतना जो दिया है इसमें पहले अक्षर को अंतिम अक्षर के साथ बदल दिया जाता है, दूसरे अक्षर को 10वें अक्षर के साथ बदल तथा अन्य अक्षरों को इसी प्रकार आपस में बदल दिया जाता है, तो नवनिर्मित शब्द में टी अक्षर के बाद कौन सा अक्षर आएगा, यानी नया जो आएगा उसमें। सवाल क्या कहा है कि पहले को अंतिम से बदलिए, यानी आप जान लीजिए कि डी यहाँ है, शुरू में जाएगा अंतिम में, डी चला जाएगा अंतिम में और ई लास्ट में था तो ई आ जाएगा सबसे फर्स्ट में। अब एक बात और कहता है बदल दिया जाए दूसरे अक्षर को 10वें अक्षर के साथ तथा अन्य अक्षर को इसी प्रकार। अच्छा, दूसरा को 10वां से बदलना है। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, यानी वही हो रहा है। देखिए इसको इसके साथ बदला, फिर इसको इसके साथ बदला, उसी तरह इसको इसके साथ बदलेगा, ऐसे ही बदलते चला जाएगा। मतलब उधर वाला इधर आ गया और कोई बात नहीं हुआ, सीधा पलट गया। तो पलट गया यानी उधर से ही देख लीजिए कि टी के बाद क्या आ रहा है, तो एस आ रहा है, यानी एस आएगा। लेकिन अगर हम चलते हैं तो देख लेते हैं, ई यहाँ आया ना दोस्तों, या डी लास्ट चला गया तो सब बदलेगा। ये 10वां अक्षर यहाँ आएगा दूसरे अक्षर के साथ, तो सी इधर आ गया, सी इधर आ गया, यानी सब पलटते जाएगा। फिर एन आ जाएगा, इसके साथ बदलेगा तो एन आ जाएगा, एन के बाद ए आ जाएगा, ए के बाद बी आ जाएगा, बी के बाद आर आ जाएगा, आर के बाद यू आ जाएगा, यू के बाद टी आ जाएगा, टी के बाद एस आ जाएगा, एस के बाद आई आ जाएगा। तो टी के बाद एस आया ना, यही तो बताना है, टी के बाद क्या आ गया, एस आ गया, ऑप्शन बी आंसर हो गया। यानी उधर वाला को पलट देना था तो सीधा है कि उधरे से चल देते तो टी के बाद कौन मिल जाता, एस मिल जाता। समझे? चलिए आगे देखते हैं। सवाल है ये, देख लीजिए क्या है। कैलाश ने एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। उस वृद्ध व्यक्ति का कैलाश से क्या रिश्ता है। एक बात गौर करना, सवाल तो बनाएंगे ही। अगर आपसे ये पूछता है कि राम का संबंध दशरथ से क्या है, तो आप पता करिए किसके बारे में पूछ रहा है, पहले ये जानना जरूरी होता है। राम का संबंध दशरथ से क्या है, तो राम तो पुत्र थे दशरथ के, तो पुत्र हैं। दशरथ का संबंध राम से क्या है, तो दशरथ का संबंध पूछा जा रहा है। दशरथ का संबंध राम से क्या है, तो दशरथ क्या है, पिता हैं। अगर कहे कि राम एवं दशरथ के बीच संबंध क्या है, राम एवं दशरथ के बीच क्या संबंध है, तब पुत्र पिता के नहीं। तो ध्यान दीजिएगा यहां लास्ट में क्या कहा है, उस वृद्ध व्यक्ति का कैलाश से क्या संबंध है, यानी वृद्ध व्यक्ति क्या लगा कैलाश का, यह जानना है। तो सवाल पर आते हैं। कैलाश ने एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, उसका पुत्र माने वृद्ध व्यक्ति के पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, यानी कि ये वृद्ध व्यक्ति इसके पिताजी हो गए। आप ये कह सकते हैं अपने पिताजी के बारे में बोल सकते हैं
कि इनका जो पुत्र है मेरे पुत्र का चाचा है, नहीं, कैलाश कह रहा है, देखिए जरा एक बार डायग्राम से भी समझ लीजिए। यानी यहाँ पर जो वृद्ध व्यक्ति हैं पिता है कैलाश के। कैलाश कहता है कि ये जो वृद्ध व्यक्ति है ना, इनका कैलाश कहता है कि वृद्ध व्यक्ति का जो पुत्र है, मान लीजिए इसका कोई पुत्र है, वो व्यक्ति जो है मेरे पुत्र का चाचा है, माने कैलाश के पुत्र का चाचा है। कौन? ये वृद्ध व्यक्ति का पुत्र। ये वृद्ध व्यक्ति का जो पुत्र है वो कैलाश के पुत्र का चाचा है। इसका मतलब ये दोनों आपस में भाई है, नहीं? तो वृद्ध व्यक्ति कौन है? कैलाश के पिता हैं। तो कैलाश के पिता हो गए ये वृद्ध व्यक्ति। उस वृद्ध व्यक्ति का कैलाश से क्या संबंध है? तो पिता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल देखिए, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं। इनके पैर की संख्या 140 है तथा मस्तकों की संख्या 48 है। मुर्गियों की संख्या क्या है? देखिए, इसके लिए हम आपको एक फॉर्मूला बता देते हैं कि ऐसा जब भी लेग सिर वाला बात करेगा, कहेगा कि किसी चिड़ियाघर में कबूतर और खरगोश हैं, ठीक है ना, पैर गिने गए थे इतने हुए, सिर गिने गए थे इतने हुए, तो कबूतर की संख्या बताइए या खरगोश की संख्या बताइए। तो याद रख लेना, ये नोट कर लीजिएगा पूरा दिमाग में, ये पूछा जाता है। तो दो पैर वालों की संख्या, दो पैर वालों की संख्या का फॉर्मूला लिखिएगा लेग माइनस फोरहेड अब बट्टा 2। अब इसी में अगर 4 पैर वालों की संख्या है, 4 पैर वालों की संख्या, 4 पैर वालों की संख्या, तो लेग माइनस 2 हेड लिखिएगा, 2 हेड अब बट्टा 2। कुछ लड़का दिमाग लगाएगा, 4 पैर वाला है तो यहाँ 4 ना होगा, गलती ये हो जाएगा। सुन लीजिए, याद रखने के लिए भी ऐसा सोच लीजिए, 2 पैर वाला में 4 से गुना और 4 पैर वाला में 2 से गुना, उल्टा है, ठीक ना। तो यहां पर याद रहे लेग माइनस फोरहेड बट्टा 2। अब 3 पैर वाला 5 पैर वाला नहीं पूछा जाता है, गाय पूछा जाएगा, घोड़ा पूछा जाएगा, भैंस पूछा जाएगा, गधा पूछा जाएगा, तो सबके 4 पैर है। अब पक्षी में से देगा मिला के, एगो पक्षी रहेगा, कोई कौआ कबूतर कुछ भी रहे, तो उसके 2 पैर होते हैं। तो इसलिए सवाल में ये फॉर्मूला लगेगा और इसको याद रखना है कि भैया अगर 2 पैर वालों की संख्या कह रहा है तो लेग माइनस फोरहेड बट्टा 2, और 4 पैर वाला के संख्या कहता है तो लेग माइनस 2 हेड बट्टा 2। इसमें क्या पूछा है? मुर्गियों की संख्या, यानी 2 पैर वालों की संख्या। ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 2 पैर वाला के संख्या कहा है, मुर्गी मतलब 2 पैर वाला के संख्या, फॉर्मूला ऊपर वाला लगेगा। तो पूरा लेग कितना दिया है देखिए, कहता है इनके पैर की संख्या 140, ये आएगा माइनस में, तो माइनस छोड़ देना है, ठीक है ना। 140 माइनस 4 हेड कितना है? 48, अब बट्टा कितना? 2। अब 140 ये हुआ, 48 चौके कितना हो गया? 48 दूना 96, 96 दूना 192, अब बट्टा 2। दोस्तों अब आप ये माइनस में है तो उल्टे घटा लीजिए, 12 में से 6 गया 6 और बचा ये 15, 15 में से 14 नहीं 19 था ना, 18 में से 14 तो 4, ठीक है, 23 बट्टा 2, यानी कि हो जाएगा ये 23 हो गया, 46 बट्टा 2 यानी 23 गो हो जाएगा यहाँ मुर्गी की संख्या। अब अगर यहाँ से आपसे ये पूछता है कि इसमें जो है गाय की संख्या कितनी, तो 23 गो मुर्गी थी, 140 टोटल पैर था, लेकिन सिर कितना था? सिर ये था, मस्तक 48 गो। 48 में से 23 घटा दीजिए, क्योंकि सिर सबका एक एक ही होता है। तो 23 इसमें से हटा दीजिएगा तो 48 में से 23 जो चल जाएगा, बच जाएगा आपका 25, वो 25 को हो जाएगा आपको गाय की संख्या। ठीक, अगला सवाल देखिए। सवाल है, विनोद भास्कर का भाई है, मनोहर विनोद की बहन है, बीरबल प्रीतम का भाई है और प्रीतम भास्कर की बेटी है। बीरबल का अंकल कौन है? चलिए बना लेते हैं। विनोद भास्कर का भाई है, विनोद भास्कर का भाई है। ये विनोद जो है ना,
विनोद भाई है किसका? भास्कर का। भास्कर का क्या लगता है? भाई लगता है। भाई हो गया विनोद। मनोहर विनोद की बहन है। मनोहर है विनोद की बहन। मनोहर किसकी बहन है? बहन है किसकी? विनोद की। माने ये दोनों के बहन हो गई मनोहर। मनोहर विनोद की बहन है। अच्छा, बीरबल प्रीतम का भाई है। बीरबल प्रीतम का भाई है, तो इसमें बीरबल कहीं नहीं लिखा हुआ है ना। अब आगे देखिए, बीरबल प्रीतम का भाई है और प्रीतम भास्कर की बेटी है। अब आ गया भास्कर की बेटी प्रीतम। बेटी, बेटी कौन? प्रीतम। प्रीतम जो है भास्कर की बेटी, और ऊपर एक लाइन जो छोड़ा था, बीरबल प्रीतम का भाई है। बीरबल प्रीतम का भाई है। देखिए प्रीतम के भाई कौन आ गया? भाई बीरबल आ गया है। अब हो गया यहां तक। अब कहता है बीरबल का अंकल कौन है? अब देखिए बीरबल का अंकल कौन होगा? बीरबल का अंकल तो देखो भास्कर की बेटी प्रीतम, प्रीतम का भाई बीरबल, यानी बीरबल के भी ये पिता। उसके बाद विनोद जो हो गया अंकल ही हो गया, विनोद, क्योंकि मनोहर तो बुआ है। मनोहर क्या है? बुआ है, ये महिला है, तो ये अंकल नहीं होगी, तब विनोद हो जाएगा। क्योंकि बीरबल के यहाँ पिताजी, या पिताजी का भाई चचा, अंकल, यानी ये हो जाएगा विनोद जी, ऑप्शन सी। ठीक है, आइए अगला सवाल। इस सवाल को देखिए, कहता है कि निम्नलिखित क्रम को पूर्ण करें। करते हैं पूर्ण। ये 4, 9, 16 तो यहाँ से देखने से लग रहा है 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, ये सारे पूर्ण वर्ग संख्या हैं। तो 4 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या 1 होता है, क्योंकि 1 जो है ना 1 का वर्ग होता है। 1 जो है पूर्ण वर्ग संख्या भी है और 1 पूर्ण घन संख्या भी है ना, है ना। तो चलिए 1 हो जाएगा यहाँ। इसमें कहता है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों 8, 10, 18, 8, 10, 18, 17, 35। अच्छा, इसमें का निकालना है तो इस लाइन को छोड़ के इस लाइन को देखिए। कभी कभी एग्जाम ऐसे भी रहता है। अभी देखिए 8, 10, 18, 17 हो गया जोड़ के 35, तो 16, 11, 27, 8, 35। ये भी जोड़ के 35, ये भी जोड़ के 35, तो इसको 35 पूरा देते हैं। 10, 11 कितना? 21, 21 में 14 जोड़ देंगे, 14 जोड़ देंगे 35 हो जाएगा ना। सारे आमने सामने वाला सब जोड़ के, एक लाइन वाला जोड़ के 35 पूर रहा था। इसमें ज़रा देखिए तो इसमें क्या होता है, कभी कभी इन दोनों को गुना करके लिखेगा, वर्ग करके लिखेगा, जोड़ के लिखेगा, वर्ग करके घटा के लिखेगा। तो 16 सत्य तो इतना होता नहीं है। तो अब है कि ऐसा है क्या, 16 के स्क्वायर कितना होता है? 16 के स्क्वायर माइनस 7 के स्क्वायर, 16 के स्क्वायर 256, 7 के स्क्वायर 49, घटाइए 16 में से 9 गया, 7 आ गया, यानी दोनों के वर्गों का अंतर यहाँ लिख देना है। 25 का स्क्वायर 625 होता है और 21 के स्क्वायर 441 होता है, घटा के लिख दिए। 5 में से 1 गया 4, 184 हो जाएगा। 4 वाला 1 के वो है, ये है। 5 में से 1 गया 4 और ये बच गया है 12, 12 में से 4 गया 8, ये बच गया 5, 5 में से 4 गया 1, 184, ऑप्शन डी। ठीक, आइए अगला सवाल है, देखा जाए। अगला सवाल में देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में विषम को ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या होता है, ऐसे सवाल पर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना तभी बनेगा। एग्जाम में सवाल तो होता है बड़ा ही आसान, लेकिन एग्जाम में आपके दिमागे में नहीं आएगा कि कैसे बनेगा। तो इसमें खोजता है प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। 331, 482, 551 है ना। एक बात बताइए, ये दोनों का गुना करके बीच वाला हो जाएगा, ये दोनों का गुना करके बीच वाला हो जाएगा, ये दोनों के गुना करके बीच वाला हो जाएगा। ऐसा हो रहा है। 5 एकम 5, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9 नहीं हुआ, और 2 दूना 4 हुआ, 1 गुना 1 1 हुआ, ये नहीं हुआ। तो कहता है विषम चुनिए। तो विषम चुनिए, तो इन दोनों का जो है 3 तिहाई 9 बीच में नहीं हो रहा है, बाकी सब में हो रहा है, तो यही सबसे अलग है। 383 सबसे अलग है। बाकी का दोनों साइड वाला को गुना करके बीच वाला के बराबर हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, यही सबसे अलग है। कोई एक बात के वजह से सब एक जैसा और एक अलग हो जाता है। सवाल देखिए दोस्तों, अगला है, बहुत मज़ेदार सवाल है। कैलेंडर का सवाल पूछा गया। मेरा जन्मदिन मेरे भाई के जन्मदिन से 64 दिन के बाद आता है।
यदि मेरे भाई का जन्मदिन सोमवार को होता है तो मेरा जन्मदिन हफ्ते में कौन सा दिन होगा? है 64 दिन बाद होता है ना, कहता है मेरा जन्मदिन मेरे भाई के जन्मदिन से 64 दिन बाद आता है। अब भैया के हुआ है सोमवार के, हैं तो सोमवार के हुआ है, 64 दिन बाद जो होगा दूसरे भाई का होगा 64 दिन बाद ना। तो 64 दिन है ना, इसमें ना 64 दिन में 7 से भाग दे दीजिए, 7 दिन पर रिपीटेशन होता है। 7 नामा 63, रिमाइंडर बचेगा 1 दिन, 1 दिन बचा, सोमवार में 1 जोड़ लीजिए, हो गया आपका आंसर। मंगलवार आपका आंसर है, मंगलवार। कैलेंडर सब पढ़ाए हुए हैं, मंगलवार हो गया ऑप्शन ए आंसर। आइए जरा अगला सवाल, कहता है कि निम्न चित्र में वर्गों की अधिकतम संख्या, वर्गों की अधिकतम संख्या। तो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 3 गो करके 9 गो। वर्ग का मतलब है दोस्तों इसकी लंबाई चौड़ाई समान होनी चाहिए। अब हम अगर ऐसे चाहेंगे तो ये वर्ग नहीं होगा, ये वर्ग नहीं हुआ। ऐसे भी चाहेंगे तो ये वर्ग नहीं हुआ, क्योंकि लंबाई देखिए ये 2 घर के बराबर और चौड़ाई 1 के घर के बराबर हुआ, नहीं हुआ ना। वर्ग मतलब है कि लंबाई चौड़ाई इसकी समान होनी चाहिए। तो छोटका छोटका 3 3 6 और 3 9 गो, तो ई हो गया, 9 गो हो गया। उसके बाद अगर हम वर्ग बनाते हैं तो ऐसे बना सकते हैं, एक वर्ग ये हुआ। अब आइए फिर हम कोशिश करें तो ये लंबाई चौड़ाई समान हुआ, ये एक वर्ग बना सकते हैं, वर्ग बना लिए, एक ये हो गया। उसी तरह देखिए 9 और 2 11 हो गया ऊपर से। अभी हमने ऐसे लिया था, फिर यहाँ से ऐसे लेके और बना सकते हैं, और ये वाला बना सकते हैं, ठीक है। तो 9 2 11 और 2 कितना हो गया, 13 हो गया। और एगो तो अभी तक लिए ही नहीं है, कौन नहीं लिए जानते हैं? पूरे बड़का वर्ग नहीं लिए हैं, पूरे बड़का वर्ग एगो अकेले, पूरा बड़का, पहले छोटका छोटका गिने थे और ये पूरा बड़का एगो और, यानी 9 2 नहीं 9 2 11, गलती हो गया, सुनिए 1 2 3, 3 3 9 हो गया। 9 के बाद एक ऐसे बनाए 10, 1 11, 1 12 और 1 13 और पूरा एक बड़का 14, ऑप्शन सी। थोड़ा ध्यान से, हैं सिंपल था, 3 3 9 हो गया, एक ऐसे लिया, एक ऐसे लिया, तो 9 2 11 11, 1 12 और फिर ये 12 1 13 और पूरा बड़ा वाला एक 14 गो, 14 वर्ग है। इसमें कहता है 3 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या है? तो इसमें जानना होता है स्टैंडर्डाइज की जनरलाइज। तो अगर आसपास जोड़ के 7 हो गया तो वो जनरलाइज है, तो ये 6 1 7 हो गया, जनरल है। जनरल वाला में कैसे बनाना है? कहता है 3 के विपरीत। तो 3 इसमें है दोस्तों, या कोई एक संख्या खोजिए जो कॉमन हो, जैसे 3 6 है, तो इसमें क्या कॉमन मिल रहा है? इसमें कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, कोई कॉमन नहीं। इसमें देखिए कोई कॉमन है, तो 1 कॉमन है और 3 भी कॉमन है। तो 1 और 3 जब कॉमन होता है तो 6 का 5 हो गया, ऐसे पता चलेगा। लेकिन हमको तो 1 को कॉमन खोजना है, इसमें है 3 6 3 6, तो नहीं हुआ। आप एक काम करिए, इन 2 फिगर में देखिए, तो 5 5 कॉमन, ये 5 ये 5, तो 1 5 1 5 दोनों को ऊपर नीचे लिख दिया। ये 5 को यहाँ लिखा, इस 5 को यहाँ लिखा। 5 के बाद क्लॉकवाइज चलिए, 4 3 2, 5 के बाद 4 3 2 हो गया, सॉरी 5 के बाद 4 2 है, ओ 4 और क्या है 2 है। इस 5 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो 5 के बाद 3 3 के बाद 1, 5 के बाद 3 3 के बाद 1। और ये जो कॉमन दिख रहा है ना, ये सब हो गया एक दूसरे का अपोजिट, एक दूसरे का क्या हो गया, अपोजिट हो गया, अपोजिट हो गया। और जो कॉमन आया था ना, इसका वो होता है 1 से 6 तक में, जो इसमें नहीं लिखा हुआ है। 1 से 6 तक में कौन नहीं है? 6, यानी 5 का 6 हो जाएगा। पूछा है 3 का, 3 का विपरीत 4 होगा, आपका आंसर हो गया 3 का विपरीत 4, 3 का विपरीत क्या हो गया, 4 हो गया। आइए चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहां पर जो है एक गुटके के 6 सतहों को निम्नलिखित
तरीकों में हरा, लाल, पीला, नारंगी, नीला और सफ़ेद रंग से रंगा है। जब नीला शीर्ष पर होगा तो तली में कौन सा रंग होगा? नीला के विपरीत पूछ रहा है। तो एक बात बताइए, इसमें आप कॉमन क्या देख रहे हैं? इस सफ़ेद, हरा, पीला, नीला, लाल, पीला, 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 ठीक। तो पीला लिख लिया एक फिगर का, ये दूसरे फिगर का पीला लिख दिया। अब पीला के बाद क्लॉकवाइज चलिए, हरा और सफ़ेद, पीला के बाद हरा तब सफ़ेद। आइए इसमें पीला के बाद, इसमें पीला के बाद लाल, लाल के बाद नीला, पीला के बाद लाल, लाल के बाद क्या हो गया? नीला। ये ऐसा तब बनाते हैं जब एक ही वो कॉमन होता है। जैसे इसमें पीला था, इसमें पीला था और कोई कॉमन नहीं मिल रहा था, तब ऐसा करते हैं। दोस्तों ये सब हो गए एक दूसरे के अपोजिट, ये हो गए एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। पीला वाला का कौन होगा? जो 6 रंग में से नहीं दिखे, जैसे 2, 2, 4 हो गया, 5वां हो गया, एक छठा रंग कौन बचा? तो यहाँ पढ़ लेते हैं। देखिए हरा, लाल, पीला, नारंगी, नारंगी कहीं लिखा? नहीं लिखा। नीला हो चुका है यह, और सफ़ेद भी हो चुका है, नारंगी नहीं लिखा। तो पीला का नारंगी हो गया। अब जिस रंग के बारे में आपको कह रहा है उसको बता दीजिए। कहता है कि जब नीला शीर्ष पर होगा तो तली में कौन सा होगा? नीला शीर्ष पर होगा तो तली में कौन होगा? सफ़ेद होगा। आपका आंसर सफ़ेद हो गया। लेकिन अगर पीला का पूछता तो नारंगी, लाल का पूछता तो हरा, हरा का पूछता तो लाल, ऐसे हो जाता। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। अगले सवाल में अनुक्रम है 6, 12, 20, 42, 56। ये देख लीजिए क्या है 6, 12। तो कहता है अगली संख्या क्या होगी उसके बाद। 6 से 12 हुआ 6 जुड़ा, 6 से 12 से 20 हुआ तो 8 जुड़ा, 2 बढ़ के जुड़ा है, 10 जुड़ा, 2 बढ़ के जुड़ रहा है, 12 जुड़ा, 14 जुड़ा, अब 16 जुड़ेगा। 56 में 16 जोड़ दीजिए, 6, 6, 12, 5, 1, 6, 1, 7, यानी कि 72। कहाँ है? यहाँ है, ऑप्शन ए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए सवाल है सबसे ऊपर वाला, 10। देखो कभी इन दोनों का मैंने बोला, इन दोनों का जोड़ के लिख सकता है, दोनों को गुना करके लिख सकता है, दोनों के वर्गों का योग, दोनों को वर्गों को घटा के लिख सकता है, जोड़ के आधा कर सकता, कुछ भी हो सकता है। एक काम करते, 10 के स्क्वायर कितना आता है? 100। 8 के स्क्वायर कितना होता है? 64। जोड़ के कितना हुआ? 164, और इसका आधा कर दे तो आ जाएगा 82। 8, 2, 8, 16, 2, 2, 4, 82। यानी जोड़ के वर्गों का आधा लिख दिया। जोड़ के वर्गों का आधा, 20 का स्क्वायर 400, 4 का स्क्वायर 16, तो 416 के आधा 208। तो उसी तरह 15 के स्क्वायर 225, 5 के स्क्वायर 25, जोड़ दिया 250 हुआ। 250 का आधा कितना भैया? 250 का आधा 125। आपका आंसर ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए, इसमें क्या किया गया है? कुछ नहीं, यह 20 चौके 80, 16 पचे 80। और ऐसा जब फूल बना के देता है ना तो इन दोनों का काम करके यहाँ लिखा हुआ रहता है, ये ध्यान रखना। 20 चौके 80, 16 पचे 80, 10 दहाई 100, 20 पचे 100, तो 9 8 72, अब 12 यहाँ 6 रहेगा तो फिर 12 छके 72, ऑप्शन बी आंसर। तो ठीक। एक और है बाढ़ पानी। यहाँ देखिए बाढ़ पानी तो तूफान क्या? तो बाढ़ कैसे आता है? पानी के आ जाने से। तूफान कैसे आता है? मिट्टी, हवा, प्रकाश, गति। हवा, जब तेज हवा चल देता है तब तूफान आता है, नहीं हवा ही तूफान लाता है। आइए देखिए सवाल है, रमेश राहुल का इकलौता पुत्र है, सीमा रमेश की दादी है, अंकुर सीमा का पति है, तो अंकुर रमेश का कौन है? रमेश राहुल का इकलौता पुत्र है। रमेश जो है राहुल का, सुनिए, रमेश जो है राहुल का इकलौता पुत्र है। एक वो पुत्र है, राहुल का इकलौता पुत्र रमेश। सीमा रमेश की दादी है। सीमा रमेश की दादी माने राहुलों के माँ। सीमा माँ हो गई तब ना रमेश के दादी हो गई। सीमा हो गई राहुल की माँ, यानी रमेश के पिताजी के माँ।
तो रमेश की दादी। सीमा रमेश की दादी है। अंकुर सीमा का पति है। लीजिए, अंकुर हैं सीमा के पति यानी रमेश के दादा। अंकुर पति किसके? सीमा के। तो अंकुर रमेश का कौन है? अंकुर रमेश का कौन है? किसके बारे में पूछ रहा है? रमेश के बारे में कि अंकुर के बारे में? यह जानना जरूरी है। मैंने आपसे कहा था कि राम का संबंध दशरथ से, तो राम के बारे में पूछा जा रहा है, रामपुत्र हुए। दशरथ का संबंध राम से, यानी दशरथ के बारे में पूछा जा रहा है, तो पिता हुए। यहां पूछ रहा है कि अंकुर, देखिए अंकुर रमेश का कौन है? अंकुर के बारे में पूछा रहा है। अंकुर दादा है रमेश के, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए अगला सवाल पर। सवाल है कि इन्हें सही प्रकार से मिलान करें। प्रिंटिंग, कंपोजिंग, राइटिंग, बाइंडिंग। तो सबसे पहले भैया राइटिंग का काम होगा। राइटिंग का काम हो जाएगा तब कंपोजिंग होगा। जब कंपोजिंग हो जाएगा तब प्रिंटिंग होगा, और प्रिंटिंग हो जाएगा, सब कुछ हो गया, तब बाइंडिंग कर देना है। तो बाइंडिंग हो गया। 32-14 ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला देखा जाए। निम्नलिखित में अगला पद ज्ञात कीजिए। देखो एक बात है, यहाँ विषम संख्या है लेकिन ये सब पूर्ण वर्ग है, यानी ऐसा तो हो सकता है कि सारे विषम संख्या पूर्ण वर्ग वाला लिया। 1 का वर्ग 1, तब 2 का नहीं लिया, 3 का लिया, 4 का नहीं लिया, 5 का लिया। सब विषम संख्या का वर्ग किया जा रहा है, मतलब 1 का वर्ग किया जा रहा है, 3 का वर्ग किया जा रहा है, 5 का वर्ग किया जा रहा है, फिर 7 का वर्ग किया जा रहा है, फिर 8 नहीं लिया गया, 9 लिया गया है, 9 का वर्ग किया गया, तो 10 नहीं लेके 11 के स्क्वायर 121 होगा। यहाँ ऑप्शन सी 9 के है ही, अगला 10 नहीं 11 होगा, क्योंकि सारे विषम संख्या का वर्ग, तो 121। अगले सवाल पर आ जाते हैं। ख़त्म। तो आज के लिए यहीं तक। पूरा हम लोगों ने आज जो है 20 सवाल का ये सेट को कंप्लीट किया है। हम मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, और सुबह के 10 बजे आपको रीजनिंग का वीडियो मिलेगा, और शाम के 3 बजे मैथ का वीडियो मिलेगा। तो बने रहिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। इस बार एक सीट पक्का लेना है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।